अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया जी रफाल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारी से क्या उनको फायदा होगा। जी तो रफाल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? जब भारतीय फजाइया ने रफाल तैयारा सिलेक्ट भी कर लिया और अपनी फोर्स में इंडक्ट भी कर लिया, इस मूव का पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या? आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया। रफाल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज़ चलते हैं। पहले थर्ड जनरेशन जहाज़ थे, फिर फोर्थ जनरेशन जहाज़ आ गए। ये फोर्थ जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया। तो रफाल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे। मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज़ करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर। मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा ख़रीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी रफाल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फायदा होगा। जी रफाल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाज़ों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज़ चलते हैं। पहले थर्ड जनरेशन जहाज़ थे, फिर फोर्थ जनरेशन जहाज़ आ गए। ये फोर्थ जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज़ के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लेना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशंस आगे चलती हैं। यानी फोर्थ जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई। फोर्थ में रफाल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में, और JF-17 रफाल शामिल है, F-16 शामिल है, JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो सुखोई फाइटर शामिल है, Su-35, रशियन का जो सुखोईज हैं, और नई Su-30 जो उस दिन हमने गिराया, वो भी फोर्थ जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविज़न पर और कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। अरे भाई, नतीजा कुछ और ना होता। हमने आपका फोर्थ जनरेशन जहाज़ जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नतीजा सिर्फ जहाज़ों से नहीं आया करता, नतीजे के पीछे जो चीज़ें होती हैं वो इससे बढ़कर हैं। उसके अंदर आपके पास आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स।
तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं, आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा। 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं। ये बात समझने वाली है। अच्छा एयर मार्शल, कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने बात की। अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान, अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए या अपने इसी इन्वेंट्री पे इन्हिसार करना चाहिए? जी, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं। जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक़्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जहाज़ की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा, ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी। जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना एतमाद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना एतमाद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी। उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये 4th जनरेशन जहाज़ है, अब दुनिया चलेगी 5th जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन जहाज़ इंशाल्लाह बनाएगा। उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी और 5th जनरेशन जहाज़ के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि 5th जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज ऑपरेशनल हुआ है और वो है अमेरिका, JSF-35 के नाम से। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज जो बनाया है, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। यानी इस दौर का अभी आगाज है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाअल्लाह ये खुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है 5th जनरेशन जहाज, जो कि इस। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों ये समझ में आया क्या होगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लैप्स कर गई है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमें किस साइड में जाना, कि राइट साइड में जाना है कि लेफ़्ट साइड में जाना है। और ये इसी कन्फ्यूजन के अंदर फंसे जा रहे हैं कि अगर कल को इन फ्यूचर कोई अगर कम्युनिटी जॉइंट होती है, मिलते हैं, एक साथ में गठजोड़ बनता है देशों का, तो हम किस देश के अंदर रहेंगे, कहाँ पे। इसी कन्फ्यूजन के अंदर ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक आज तक जो भी चल रहा है दूसरों के रहम करम पे चल रहा है। उसके पास ना तो बिजनेस है, ना कुछ और है और ना रोज़गार है। वहाँ ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। वहाँ का डॉलर 170 रुपये से ऊपर जा चुका है। रुपये की कीमत ख़त्म हो चुकी है। तेल भी वहाँ अगर सस्ता है तो वो भी सऊदी अरब से बिना सब्सिडी का उनके पास पेट्रोल आता है। और खस्ता हाल है, ख़जाना खाली हो चुका है। और जितने भी भ्रष्टाचार, करप्शन हाई लेवल पे है पाकिस्तान पे। और जब से इमरान खान की सरकार आई है तो और भी ज़्यादा हो गया। इनके तो मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमें भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ रही है, कितनी सस्ती पड़ रही है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी जो आर्मी है वो कभी भी इस चीज़ में कभी शांति समझौते की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो अपलोड करते हैं, इंडियन अपलोडर, उनको कभी भी डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि ये डिसलाइक पाकिस्तानियों को नहीं होता है। ये डिसलाइक सिर्फ इंडियंस का होता है कि जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये काम करते करते, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो कमेंट करते हैं इंडिया के बिहाफ पे, तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं और जितने पाकिस्तानी पीपल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके इंडिया के इंटरेस्ट में कमेंट कीजिए और साफ़ सुथरे कीजिएगा। आप गाली देते हो तो वो गाली स्पैम में चली जाती है, यूट्यूब ऑटोमेटिक उसको उठा के स्पैम में पटक देता है। वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पब्लिक नहीं होता कमेंट। तो साफ़ सुथरे और अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात कहिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।